चाहूंगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो, पहले हंसते होंगे फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है। रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों पे जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है। आप ये समझते नहीं है कि जब आप पासपोर्ट लेके अपना बाहर जाते हो तो थप्पड़ मुंह पे किस तरह पड़ते हैं, क्यों मारते हैं दुनिया, क्यों कहते हैं वो निकाल लेते हैं लाइनों से, आपको कहते हैं इधर आ जाओ भैया, क्यों आज कहते हैं, क्या वजह है, ये वजूहात है। तो चीमा साहब दर हकीकत मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं वाहिद एक ऐसा इंसान हूं जो देख रहा हूं मुसलसल अमेरिका में देख के, और मेरी सारी जिंदगी का रिजल्ट ये है, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। और आपने 1947 से इस चीज के आपको नेशनलिज्म का पता ही नहीं। दर हकीकत आपको आइडेंटिटी का क्राइसिस है चीमा साहब। ओरिजिनली इन सारे मसाइल के अंदर एक मसला आपकी आइडेंटिटी का भी है। आप सुबह उठते हैं कहते हैं हम अरबी हैं, दोपहर को आप बन जाते हैं अफगानी, आप बन जाते हैं आप फौरन उसी वक्त आप गौरी बन जाते हैं दोपहर वक्त, और रात के वक्त सोने से पहले आप 2 ड्रिंक लेकर तो आप फिर उसके वक्त कोई और तीसरी चीज बन जाते हैं। आप दिन के टाइम 3 किस्म के दौरे पड़ते हैं। आप कभी आप फैसलाबाद बना लेते हैं, कभी बच्चों के नाम उसामा बिन लादेन रख देते हैं, और शाम के वक्त 2 ड्रिंक लेकर आप पंजाबी बन जाते हैं। रेवोल्यूशन आज आया, आप कह रहे हैं ना रेवोल्यूशन ही आया ना आज। उस रेवोल्यूशन की डायरेक्शन तालिबान है चीमा साहब। वो अय्या का नाबुदू अय्या का नस्ताइन है, वो कहता है कि तालिबान ने जंजीरें तोड़ दी हैं। आपने जश्न मनाए थे तालिबान पे, आप बोल अब ये तो तालिबान की मेहरबानी, उन्होंने कहा परांगरो तुसी कौन हो यार, उन्होंने कहा आप तो तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। वो कहते तालिबान आपके बारे में। एक मुल्क है आप, एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूं, मैं जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है जो आप ड्रामा करते हैं, और आज से नहीं कर रहे, 1951 से ये कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन आप खेलते हैं हर कुछ सालों के बाद, आधा टाइम तो आपको फौजियों ने रूल किया आपको, जो कि एक शर्मिंदगी मैं समझता हूं, लेकिन जो आधा टाइम आपने रूल किया वहां पे आज तक फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। आप ड्रामा इलेक्शन करते हैं। मैं बल्कि समझता हूं कि आप इलेक्शन का ड्रामा भी करते हैं, प्रेसलर तरमीम और इस तरह की जो यहाँ पे अमेरिका से पैसे और दूसरी दुनिया से एड्स लेने के लिए एक जो आपने हाइबर सिस्टम क्रिएट किया है, ये एक सारी दुनिया को पता है। और सब पर मैं हैसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बहुत अरसा पहले पढ़ा था, डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे लोगों की तालीम ना हो, जहां पे लोग बरादरीइज्म बेस पे वोट डालते हो, जहां उनको मुसलसल तालीम से दूर रखा जाए, वहां कौन सा सिस्टम काम करता है। सिंसियर डिक्टेटरशिप के बगैर आप डेवलपिंग कंट्री आगे नहीं जा सकते, वो मुल्क तरक्की नहीं कर पाते। आपको मैंने अर्ज किया था, आपके पड़ोस के अंदर वजीर आजम ली जो है सिंगापुर के, उन्होंने पॉसिबल किया है। आपके हर सेक्रेटरी के मुंह पर आप पूछ लें उससे, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली के बारे में पता होगा उस हर एक को पता। लेकिन आप उस मॉडल को कॉपी क्यों नहीं करना चाहते? वजह, आप तरक्की की तरफ क्यों नहीं जा रहे इस वक्त? आपका बल्कि इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सिवाय 5000 ताकतवर लोगों के, चाहे वो यूनिफॉर्म में है, चाहे वो जज हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो इलेक्टेबल हैं जो कि पार्टियां बदल के आ रहे हैं। 5000 से ज्यादा लोग नहीं है, मैं गारंटी कर देता हूं। इस वक्त पाकिस्तान की तबाही का मूजब वो लोग बन रहे हैं, और वो आज से नहीं है चीमा साहब, ये 1947 से ये सारा सिस्टम चल रहा है। मुझे कल किसी बंदे ने पूछा है तार साहब 1947 के बाद क्या हुआ, मैंने कहा यार मैं बता देता हूं। 1947 में एक तो पाकिस्तान आप कहते हैं कि मजहबी बेस पे बना था, पाकिस्तान मुआशी बेस पे बना था। इकोनॉमिक रीजंस थी पाकिस्तान की। जो लोग आपने अलीगढ़ से डिग्रियां देकर भेजे थे, यूपी से जो पढ़े लिखे लोग आए थे, जो उर्दू और इंग्लिश के 2 लफ्ज जानते थे, पहले 20 साल तो उन्होंने हमें जलील किया पाकिस्तान में। आप देख लें, आपके वजीर आजम वही बनते थे, ब्यूरोक्रेट, और सिर्फ उनके पास 2 चीजें होती थी, वो उर्दू लिख सकते थे और इंग्लिश लिख सकते थे, बस। कोई तीसरा उनके पास एबिलिटी नहीं थी। पहले उन्होंने हमें जलीलो ख्वार किया, पहले उन्होंने अपने प्रॉपर्टियां, खानदान, हर चीज बनाते रहे। उसके बाद फिर जो ही अयूब खान साहब आए सामने, तो उन्होंने तो फिर नक्शे तब्दील कर दिए, और उसके बाद हम उस सिस्टम से उतरे ही नहीं है चीमा साहब। अब हमारा इस वक्त रिलीफ, आज भी मैं आपको गारंटी कर देता हूं, अच्छा फौजी, अच्छा जज आप कर लें सुप्रीम कोर्ट का, और एक उसके साथ मौलवी हो, तीसरा अच्छा, जो पाकिस्तानी हो, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करने की सलाहियत की ख्वाहिश रखता हो। इसके बगैर आप पॉसिबल नहीं। ये जो आप एक्सरसाइजें करते हैं, ये इसका कोई फर्क नहीं है, इसका कोई, मेरी नजर में अगर आज मेरा कोई सेंसेबल आदमी ये हमारी बातें सुन रहा हो, आपको 1 साल के लिए इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत है। आपको 1 साल के लिए टीम ए टीम, ये बी टीम की जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है, ये नहीं है। ए टीम आपको चाहिए 1 साल के लिए या 3 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। आपकी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। आज आपके की पोजीशनों पे जो लोग बैठे उनके नाम ईसीएल में होने चाहिए, उनके बच्चों की नेशनैलिटियां डिक्लेयर होनी चाहिए, उनके असासे डिक्लेयर होने चाहिए, आपके जजों के बच्चों की नेशनैलिटियां और उनकी नेशनैलिटियां डिक्लेयर होनी चाहिए आज, अगर कोई करना चाहता है। वरना देखें ना ड्रामा, तो फिर आज का ड्रामा देखें, ये ना आसम मुनीर साहब पहले जनरल हैं, ना आखिरी जनरल होंगे। काजी फयाजी साहब ना पहला चीफ जज होगा, ना आखिरी चीफ जज होगा।
लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा मर्द मोमन होगा, शायद होगा, जो मेरे जैसे लोग उम्मीद रखते हैं, देखें कहते हैं मायूसी गुनाह है, लेकिन कोई ना कोई तो, वरना आपके ये जो ड्रामे आप कर रहे हैं, ड्रामों के साथ पाकिस्तान नहीं बचेगा। ये सोल्यूशन ही नहीं है पाकिस्तान का। ये मैं आज से नहीं कह रहा हूं, बड़े अरसे से कह रहा हूं, मैं इनके मैंडेट सुनता रहा हूं। मैं उस दिन लाइव रेडियो के सामने बैठा रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब इकोनॉमिक प्लान देना चाहते हैं। मैं समझ रहा था शायद लंदन में ये बैठ के किताबें पढ़ते रहे हैं, शायद वहां से कोई इकोनॉमिक प्लान सीख कर आए होंगे, लेकिन मुझे दुख, मैं नहीं सुन सका, कोई दो लफ्ज भी नहीं सुन सका उनके मुंह से इकोनॉमिक प्लान के हवाले से। मेरा जो बच्चा हमारा बिलावल भुट्टो है, उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं मैंने सुना इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में, एक लफ्ज नहीं सुना। मेरे इस वक्त उस्मान बुजदार के जो वारसीन है, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं मैंने सुना इकोनॉमी के बारे में उन्होंने। लेकिन एक बात जरूर है, दुख है मेरा इस खान एकेडमी के ऊपर, बहुत दुख है चीमा साहब। इन्होंने लौंडे लपाड़ों को प्रूव कर दिया है कि तुमने किस तरह वीपीएन इस्तेमाल करना है। इन्होंने लौंडे लपाड़ों को ट्रेन कर दिया कि तुमने फेसबुक को किस तरह इस्तेमाल करना है। एक बात नहीं बता सके इनको कि तुमने इस इंटरनेट से कामयाबी किस तरह हासिल करनी है। इस इंटरनेट में फ्री क्लासेस पढ़ी हैं चीमा साहब। कल मैंने किसी को यहां बताया है, कल किसी को मैंने बताया, एक मेरे अजीज ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा यार मैं तो वकील हूं, हाँ मैं देख रहा हूं दुनिया में क्या हो रहा है, पाइथन सीख लो, कंप्यूटर लैंग्वेज है, डाटा एनालिस्ट बन जाओ, घर से बैठ के काम कर लो। और मैं आज आपको बता देता हूं, 4 मेरे पास वेबसाइटें ऐसी हैं जो फ्री आपको डाटा एनालिसिस के बारे में ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस सिखाते हैं। काश ये खान एकेडमी मेरी नस्ल को, पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े आवारा जो हैं, इनको ये बताते कि पाइथन सीख लो, डाटा एनालिस्ट बन जाओ, $1 लाख तनख्वाह बनती है, साथ पड़ोस में 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं, वहां 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट बन रहे हैं। लेकिन खान एकेडमी ने क्या सिखाया है? कट जाओ, मर जाओ, जिहाद है, खुलफाए राशिदीन का दौर है और तुम्हारी डेस्टिनी तालिबान है। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा हूँ। आज इंडिया में तो शायद लोग पाकिस्तान पे हंस रहे हैं, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। वो देख रहे होंगे कि ये क्या तमाशा बने हुए हैं और कैसे कैसे सियासतदानों ने हमें कहाँ पहुंचा दिया है। एक तो जरा ये बताइएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, और इंडिया जो हमारा नेबर है उसका मीडिया के साथ में भी आज काफी एंगेजमेंट हुई, वो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आप चीमा साहब देखें, मैं अज्यूम करना चाहूंगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो, पहले हंसते होंगे फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है। रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों पे जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है। ये उनकी फीलिंग्स ये होंगी। आप ये समझते हैं ना, आपको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी ये फ्राडिये जो है, इनको ये समझते हैं कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है, हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमने बेवकूफ IMF वाले पैसे देते हैं, हमने इनको बेवकूफ बनाया। ये आपका परसेप्शन IMF के बारे में ये है। आपके अफसरान, आपके ये जो जितने फ्राडिये किस्म के ये कई जो फॉरेन सेक्रेटरी क्वालिफाइड है ऑक्सफोर्ड के और ये सारे हार्वर्ड के, ये समझते हैं हमने IMF को बेवकूफ बनाया, ये नाक में रोटियां डाले। अब आप ये समझ रहे हैं कि सारा ड्रामा, ये पीपल आर नॉट वाचिंग इट। आप ये समझते नहीं है कि जब आप पासपोर्ट लेके अपना बाहर जाते हो तो थप्पड़ मुंह पे किस तरह पड़ते हैं, क्यों मारते हैं दुनिया, क्यों कहते हैं वो निकाल लेते हैं लाइनों से, आपको कहते हैं इधर आ जाओ भाई, क्यों आज कहते हैं, क्या वजह है? ये वजूहात है। तो चीमा साहब दर हकीकत मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं वाहिद एक ऐसा इंसान हूं जो देख रहा हूं मुसलसल अमेरिका में देख के, और मेरी सारी जिंदगी का रिजल्ट ये है, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। और आपने 1947 से इस चीज के, आपको नेशनलिज्म का पता ही नहीं। दर हकीकत आपको आइडेंटिटी का क्राइसिस है चीमा साहब। ओरिजिनली इन सारे मसाइल के अंदर एक मसला आपकी आइडेंटिटी का भी है। आप सुबह उठते हैं, कहते हैं हम अरबी हैं, दोपहर को आप बन जाते हैं अफगानी, आप बन जाते हैं, आप फौरन उसी वक्त आप गौरी बन जाते हैं दोपहर वक्त, और रात के वक्त सोने से पहले आप 2 ड्रिंक लेकर तो आप फिर उसके वक्त कोई और तीसरी चीज बन जाते हैं। आप दिन के टाइम 3 किस्म के दौरे पड़ते हैं। आप कभी आप फैसलाबाद बना लेते हैं, कभी बच्चों के नाम उसामा बिन लादेन रख देते हैं, और शाम के वक्त 2 ड्रिंक लेकर आप पंजाबी बन जाते हैं। 3 किस्म के दौरे आपको पड़ते हैं। आपको क्राइसिस है इस वक्त चीमा साहब। यू डोंट नो वेयर। मैं गारंटी कर देता हूं 25 करोड़ लोगों को पता नहीं है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम चाहते क्या है, क्या चाहते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट बंदा बाहर से आया था, उसने जिनों के साथ 3.5 साल हुकूमत चलाई, उसकी अपनी डायरेक्शन तालिबान है। ये जो आपका रेवोल्यूशन आज आया, आप कह रहे हैं ना रेवोल्यूशन ही आया ना आज, उस रेवोल्यूशन की डायरेक्शन तालिबान है चीमा साहब। वो अय्या का नाबुदु वय्या का नस्तईन, वो कहता है कि तालिबान ने जंजीरें तोड़ दी हैं। आपने जश्न मनाए थे तालिबान पे, आप बोल अब ये तो तालिबान की मेहरबानी। उन्होंने कहा परा करो, तुसी कौन हो यार? उन्होंने कहा तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। वो कहते तालिबान आपके बारे में। लेकिन आपको मैंने बताया है, यू हैव आइडेंटिटी क्राइसिस। आपको क्या जरूरत थी तालिबान? आज भी तालिबान का मॉडल आप क्यों बनना चाहते हैं तालिबान? यू जस्ट नेम मी वन सिंगल थिंग। आप क्या वजह है, क्या अट्रैक्शन आपको नजर आ रही है तालिबान बनने? मैं मान लेता हूं ठीक है, खान साहब, खान तालिबान नाम था ना उनका, और बच्चे भी तो बुलाओ ना यहाँ पे फिर आपने लंदन से।
मेरे बच्चे को कहते हो कि तुम जिहाद करना है, तुमने, ये सियासत नहीं है। कासम को भी बुलाओ, सुलेमान को भी बुलाओ ना। मेरे बच्चों की छातियों क्यों आगे करते हो गोलियों के लिए? यही ट्रेजेडी चीमा सब। और 25 करोड़ लोग इस वक्त जो है सारे सारे नशे में है। मेरी नजर में ये सारा जो कुछ हुआ है, ये सारी एक बेवकूफी की अलामत है। मैं आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये कि चीमा साहब इसमें किसी साइड से भी मैं जरब नीचे से ऊपर देता हूं, ऊपर से नीचे देता हूं, मुझे कोई इसमें से आपकी बचत नजर नहीं आ रही है। मैं कोई भी फार्मूला केमिस्ट्री का लगा लूं, मैथ का, उसमें मुझे आपकी बचत होती नजर नहीं है। बचत की हालत सिर्फ और सिर्फ दो बंदों के हाथ में है, जनरल आसम मुनीर, काजी फैजी। दुनिया हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के बैठी हुई है। हमें इमीडिएटली इस पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलना, वरना आपकी बात सही है, 25 करोड़ जो लोगों की डायरेक्शन है वो पता नहीं क्या और किधर जाने को तैयार है वो, और चंद लोगों ने बस हमें हमारे दिमागों को यरकमाल बना लिया है। और फिर सीधी गल करी उन्होंने, साढ़े से जादू ही हो गया साठ साहब साढ़े से जादू हो गया। मतलब ये नहीं समझ आई ना, इस जादू के नाल फैक्ट्रियां क्यों नहीं ला देंगे? इस जादू के नाल काला जादू है, बच्चों ਨੂੰ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा ਦਿਓ। इस जादू के नाल तुसी अपना आईएमएफ ਨੂੰ भी काबू कर लो। इस जादू के नाल दहशतगर्दी भी अपनी ठीक कर लो, अगर जादू इस तरह काम करता है। अगर जज बशीर गिर सकता है पीरनी के जिनों से, तो वो पीरनी को खुदा का ना ही आईएमएफ को एक जिन भेज इधर आईएमएफ वाले पासे, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਹੈ। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि साझेदार बता रहा है कि भाई 78 सालों से पाकिस्तान भीख पर चल रहा है। मतलब कि 78 सालों में पाकिस्तान ने ना कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, ठीक है, ना ही अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाया कि भाई साहब, मतलब कि ना ही अपनी आवाम को रिलीफ दिया भाई साहब इकोनॉमिक में। तो मतलब कि भाई, मतलब कि आज भी भीख मांग रहे हैं। मतलब हर वक्त ही IMF के पास जाते हैं कटोरे लेकर और भाई भीख मांगते हैं कि भाई साहब इस बार बेलआउट पे कर दे दो हमें, ठीक है, और जो किस्त लौटानी पड़ती है तो उसके बाद रोल ओवर करवा लेते हैं अपना ये। और ऐसे ही करके बस IMF से चल रहा है। मतलब IMF बैंकक्रप्ट हो गया है भाई साहब इनकी करते होते देख देख के। लेकिन भाई साहब ये मतलब कि बैंकक्रप्ट होते हैं उसके बाद भाई फिर से लोन पकड़ लेते हैं भाई, चाइना से, कभी सऊदी से, कभी IMF से भाई साहब, कभी अमेरिका से एड के नाम पे। तो भाई साहब ये मतलब कि भाई साहब हर वक्त ये भीख ही मांगते रहते हैं। अब तो नया इन्होंने निकाल लिया है एक चीज़ कि भाई साहब हम सिक्योरिटी देंगे, आप हमें भीख दीजिए। मतलब कि हर किसी के सामने ये भीख मांग रहे हैं। मोदी के साथ में डील करिए कि भाई साहब, मतलब कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आप हमें मतलब डॉलर दीजिए, ठीक है भाई साहब, $बिलियन हमें पकड़ा दिए, हम आपके लिए सिक्योरिटी देंगे। मतलब इसराइल से सिक्योरिटी चाहिए तो हम इसराइल के लिए भी सिक्योरिटी देंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने तारीफ करनी शुरू कर दी थी भाई साहब आसिम मुनीर की कि भाई आसिम मुनीर तो खुदा बन गया है, ठीक है, इसने तो वॉर भी जिता दी, पाकिस्तानियों के लिए खुदा है, ठीक है ये, और इसको प्रेसिडेंट बना दो, ये बना दो, वो बना दो। भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप दिन रात उसकी तारीफ में लगा पड़ा है। अब पता चला है कि भाई साहब वो तारीफ क्यों हो रही थी, क्योंकि भाई साहब अमेरिका को अपना काम निकलवाना था भाई साहब। हमास है ना, जो उसको डिसआर्म करना था, ठीक है, हमास को डिसआर्म करना था। पाकिस्तान कैसे करेगा? मतलब पाकिस्तान तो सपोर्ट में है ना हमास के, मतलब कि वो तो फ़लस्तीन के सपोर्ट में है, ठीक है। और फिर इसराइल, फिर ये तो इसराइल के समर्थन की बात हो जाएगी ना भाई, इसराइल का समर्थन पाकिस्तान कैसे करेगा? क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपने पासपोर्ट तक पे लिख रखा है कि भाई साहब कहीं भी जा सकते हो तुम, लेकिन बस इसराइल नहीं जा सकते। जो पाकिस्तानी फौजी है, मतलब ये डिसआर्म कैसे करेंगे हमास को? ये तो भाई साहब इनके ब्रदरली जो इस्लामिक मुल्क हैं, फिर वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान जो कि भाई साहब एक लौती मतलब इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है भाई साहब, पूरे खित्ते में। तो भाई साहब ये कैसे कर पाएंगे? मतलब कि सऊदी पर क्या बोलेगा भाई, ईरान क्या बोलेगा? ईरान से तो सीधी दुश्मनी हो जाएगी ना पाकिस्तान की भाई, तो क्योंकि ईरान तो सपोर्ट करता है ना फ़लस्तीन को, खुल्ला सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है ईरान तो भाई साहब रिटेलिएशन भी करता है। जब भी इसराइली फोर्सेज गाज़ा में घुस जाती हैं तो भाई साहब उसके बाद तो ईरान भी रिटेलिएट करता है बहुत ज़्यादा। तो भाई ईरान तो पक्का कट्टर दुश्मन बन जाएगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान ये क्यों नहीं सोचते? पाकिस्तानी सिक्योरिटी देने के नाम पे, डॉलर पकड़ने के नाम पे भाई साहब पाकिस्तानी आवाम का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। इकोनॉमी भाई साहब 78 सालों में इंडियन इकोनॉमी भाई साहब आसमानों को टच कर रही है। मतलब कि भाई साहब 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है भाई साहब। 700 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स आ गए हैं भारत के पास। 8.2% की लागत, मतलब ये दर से भारत की इकोनॉमी मतलब कि ग्रो कर रही है पूरी दुनिया में। मतलब कि भाई साहब जापान को भी सरपासिस कर गई है। मतलब कि भाई साहब इंडिया की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो भाई साहब खैर हमें पता ही है भाई साहब कि मतलब हमारी जो एक टाटा कंपनी है ना, उसकी जो वैल्यूएशन है ना, उससे भी कम की है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है भाई साहब। और बातें कितनी बड़ी बड़ी करवा लो पाकिस्तानियों से, मतलब कि भाई साहब हमारे पास भाई साहब न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है भाई साहब, हम भारत के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने जहाज़ गिराए। अच्छी मैं तो हर डिबेट में बोलता है कि भाई साहब हमने तो भाई साहब कुछ भी कहा, हमने जहाज़ गिराए, भारत के जहाज़ गिराए, भाई जहाज़ गिराने में ही खुश हैं भाई साहब। इन्होंने वीडियो गेम में गिराए हैं क्योंकि भाई साहब उनके डिफेंस मिनिस्टर ने मतलब कि इंटरव्यू में बोला था कि भाई साहब जब इससे क्वेश्चन पूछा गया था डिफेंस मिनिस्टर से पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ से, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है, ठीक है, वो उसने बोला कि भाई साहब मतलब उससे पूछा गया कि भाई साहब बताइए
आप प्रूफ दीजिए जो आपने भारत के राफेल गिराए हैं, तो कहता है इट्स ऑल ऑन सोशल मीडिया पर ही मतलब कि इन्होंने जंग जीत ली। ठीक है भाई साहब, वीडियो गेम्स की फोटोज निकाल के दे देते हैं कि भाई साहब देखो हमने भारत की जहाज़ गिरा दी। भारत ने तो नौ ठिकानों को तुम्हारे ठोका है भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर में। भारत ने तो पूरे पूरे सबूत दे दिए तुमको यार, तुम तो मतलब कि थोड़ा सा भी सबूत नहीं दे सकते कि भारत को कि भाई साहब भारत ने तुम्हारे मतलब कि अंदर घुस के मारा। ठीक है भाई साहब, तुम क्या करा, तुम भाई डिनाई करते रहते हो कि भारत ने भाई साहब कुछ नहीं करा, यहाँ तो कौवे कौवे पे बम गिरा के चले गए भाई। हर बारी पाकिस्तानी मतलब यही करते हैं ना। तो भाई साहब एक बात बताओ भाई साहब, जो टीटीपी को तुम ठोकने के लिए अफगानिस्तान में अटैक कर रहे हो, ठीक है, फिर उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? क्योंकि भारत भी तो यही कहता है कि भाई साहब हम भी तो टेररिस्ट कैंप्स को अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स को अटैक करता है, तो भाई साहब अब तो ये जस्टिफाई कैसे करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान बोलता है कि हम तो टेररिस्ट अटैक को मतलब कि अटैक कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान में। तो भारत को कैसे डिनाई कर देते हो कि भाई साहब भारत जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। भारत तो भाई साहब टेररिस्ट कैंप्स को अटैक कर रहा है ना। फिर भाई दोहरा चरित्र क्यों ना बनाते हो भाई साहब? ये पूरी दुनिया देख नहीं रही है? तो पाकिस्तानी जो कर रहे हैं भाई साहब पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तानियों को मतलब कि फिर से मतलब कि पाकिस्तान को फिर से ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए FATF की भाई साहब, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान बस दिखाने के लिए हाउस अरेस्ट कर लेता है टेररिस्ट को, लेकिन भाई साहब उनको खुली छूट है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी तनाते हुए फिर सकते हैं, फिर से भारत के खिलाफ सारी साजिश रच सकते हैं इनके टेररिस्ट। तो भाई साहब पाकिस्तान के लिए भाई साहब पूरी दुनिया को सोचना चाहिए। लेकिन भाई डोनाल्ड ट्रंप है वो तो भाई साहब व्हाइट हाउस में डिनर करवा रहा है सब आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को। भाई साहब जब तक डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता चलेगा कि भाई साहब पाकिस्तान क्या है, डोनाल्ड ट्रंप मतलब कि अमेरिका सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखता रहेगा, आतंकवाद को पीछे छोड़ देगा, तो भाई साहब दुनिया का तो यही हाल होगा। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जोड़ पाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।